स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्स दीदी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस रीड करने वाले हैं हम न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि ओवरऑल इसमें न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप, जैसे कि न्यूट्रिशन की हिस्ट्री क्या है, कंसेप्ट्स क्या हैं, न्यूट्रिशन के रोल क्या हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में, इसकी नेशनल प्रॉब्लम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है, नेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसीज़ क्या हैं, कैसे फूड अफेक्ट करता है, न्यूट्रिशन अफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, प्रोडक्शन सिस्टम को एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को कैसे अफेक्ट करता है एक्सेट्रा। एंड आता है रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिनल वैल्यूज़, इसके वैल्यूज़ क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड स्टैंडर्ड्स, एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज, BMR एक्सेट्रा, इन सब चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट यूनिट में। एंड सेकंड आता है कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कैलोरी वैल्यूज़ क्या है, रिकमेंडेड डेली अलोवेंस, मतलब हम डेली कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, कितना लेना चाहिए, डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, मतलब वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और क्या होता है माल न्यूट्रिशन, जैसे कि इसकी डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, अगर उसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, और अगर ओवर हो जाता है, ओवर कंजप्शन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है फैट्स। फैट्स में क्या आता है, उसकी क्लासिफिकेशन आएंगी, कैलोरीज वैल्यू आएंगी, रिकमेंडेड डेली, वही सेम टू सेम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में था कि रिकमेंडेड डेली कितना हम खा सकते हैं, कितना लेना चाहिए, एंड उसकी डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या खाने से हमें फैट्स मिलते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा, सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद आता है फोर्थ में प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का भी सेम ऐसे रहेगा, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कैलोरीज वैल्यू, रिकमेंडेड डेली अलोवेंस, डाइटरी सोर्सेज, फंक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, माल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी एंड ओवर कंजप्शन, सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद आता है फिफ्थ चैप्टर, जिसमें आएंगे हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी में क्या हम पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ एनर्जी, KCL, मतलब हम इसमें वैल्यू पढ़ेंगे KCL में कि किसी भी जो भी हम एनर्जी लेते हैं हमारी बॉडी को, किसी भी न्यूट्रिटिव फूड से जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो उसको हम KCL में काउंट करेंगे, उसकी यूनिट्स काउंट करेंगे और देखेंगे उसको कैसे हम काउंट कर सकते हैं। या हमें जैसे कि आपने देखा होगा जो डाइटिशियन होते हैं वो एक एक चीज़ का बता देते हैं कि इसमें इतने % KCL है, इतना KCL है तो इसके इतना लेना है, इस टाइम पे लेना है, तो उसके हिसाब से हम ये चीज़ इसमें रीड करेंगे। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, मतलब कि जैसे कि अलग अलग टाइप के पीपल्स होते हैं, कोई क्या होता है फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, वो धूप में ज़्यादा काम करता है, कोई क्या है कि उसका फिजिकल वर्क इतना नहीं है, थोड़ा मेंटली उसका ज़्यादा काम है, तो उसके हिसाब से उसका कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग एज के हिसाब से, जैसे कि मेल फीमेल हो गया, उसके हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद आता है हमारा सिक्स चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, रिकमेंडेशन वही सेम टू सेम, डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसको सिंथेसिस कैसे होता है, स्टोरेज कहाँ रहता है, डेफिशिएंसी एंड ओवर कंजप्शन, या फिर उसका हाइपर विटामिनोसिस, दैट मीन्स हाइपर मतलब कि जब बॉडी के अंदर ओवर कंजप्शन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, देन क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके बाद आता है मिनरल्स में हम पढ़ेंगे मिनरल्स की क्लासिफिकेशंस, रिकमेंडेड डेली अलोवेंस, कितना हम डेली ले सकते हैं या लेना चाहिए, डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड एक्सेशन, डेफिशिएंसीज, ओवर कंजप्शन एंड टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं। उसके बाद आता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब हमारी बॉडी में मिनरल्स, वाटर जो भी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टाइप्स, सोर्सेज क्या हैं, कंजप्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओवर हाइड्रेशन एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। दैट मीन्स इसमें ओवरऑल हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स सूटेबल हैं या कितना लेना चाहिए, कितना नहीं, इम्बैलेंस होता है तो क्या हो जाता है बॉडी में, ओवर हाइड्रेशन कैसे हो जाता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके क्या कहते हैं मैनेजमेंट क्या होती है, वो सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम।
देन आता है नेक्स्ट चैप्टर कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स हर एक जो भी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें होती हैं, फूड्स होती हैं, उनको कुक करने का सही तरीका, मेथड, ये सब चीज़ें बताया गया है। और उनमें पकाते टाइम उनके अंदर न्यूट्रिशन को कैसे प्रिजर्व रखा जाए। जैसे कि कई बार क्या होता है, ओवर कुक कर देते हैं तो उनके न्यूट्रिशन का अमाउंट कम हो जाता है, या फिर बॉईल करके उसका पानी हम बाहर कर देते हैं, देन भी उसके न्यूट्रिशन क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से इन्होंने फूड के हिसाब से बताया कि किसको कितना कुक करना है, किस मेथड से कुक करना है, जिससे कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन क्या रहें, प्रिजर्व रहें। उसे सेफ फूड हैंडलिंग, फूड को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं सेफली। मतलब जैसे बाहर से हम फूड लेके आए हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। और वैसे भी आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इसके क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस यूज़ करना पड़ रहा है कि बाहर से हम फूड को लेके आए तो उसको कैसे हैंडल करना है। उसी तरीके से इसमें बताया जाता है कि फूड हम बाहर से लेके आते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उनको कैसे धुलना है, कैसे प्रिजर्व करना है, और कैसे नेक्स्ट टाइम के लिए उनको, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है 10th चैप्टर बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि बैलेंस डाइट जैसे कि हर एक, कई बार क्या होता है डिजीज़ कंडीशन होती है और बच्चे होते हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने बैलेंस डाइट के बारे में बताया कि कब कितना लेना चाहिए। दैट मीन्स एलिमेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे हम एलिमेंट्स के बारे में, फूड ग्रुप्स के बारे में, रिकमेंडेड डेली अलाउंस हम कितना ले सकते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, उस जो फूड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है और उसे हम कितने अमाउंट में ले सकते हैं और कब ले सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, जैसे कि बच्चे होते हैं उनके लिए अलग न्यूट्रिटिव कैलकुलेशन करते हैं कि इनको इतना न्यूट्रिशन लेना चाहिए डेली, एंड जो मेल और फीमेल होती है अलग अलग उनमें, और एज के हिसाब से, और उनका जो भी ऑक्यूपेशन होता है, डेट मीन्स वो काम क्या कर रहे हैं, किसी का ऑफिस वर्क है, किसी का क्या है कि धूप में फिजिकल वर्क है, तो उसके हिसाब से अलग अलग उनकी जो कैलोरीज वैल्यू होती हैं उनको कैटेगराइज की जाती हैं। देन आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फूड सिलेक्शन, मार्केटिंग एंड बजटिंग फॉर वेरियस कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। दैट मीन्स इसमें क्या आता है कि जो भी ऐसे कोई फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फूड को सिलेक्ट करने में हमें क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट मीन्स जैसे कि कोई क्या होता है नॉनवेज नहीं खाता, तो उसको फूड सिलेक्ट करने में थोड़ा ये रहेगा कि उसे वेजिटेरियन नहीं खाना है, और वेजिटेरियन में भी उसे वो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए जो एक नॉनवेज कल्चर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसको कोई भी फूड सिलेक्ट करने में, या फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। अब मान लीजिए कोई तो बहुत ही रिच है बट कोई क्या है बहुत पुअर है, तो उसको ध्यान रखना होगा कि वो क्या खरीद रहा है, उसे क्या खाना है, बट जो भी वह खरीदे उसको उसमें पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं कि उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से और उसके कल्चर के हिसाब से। देन आता है प्लानिंग मेन्यू, जो भी मेन्यू होता है उसको प्लान कैसे करना है, किस टाइम पे कितना खाना है, क्या खाना है, अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है उसमें कैसा खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू थेरेपेटिक डाइट्स होती हैं, न्यूरोपैथी डाइट्स होती हैं, उन सब चीज़ के बारे में रीड करेंगे। डेमोस्ट्रेशन फ्लू डाइट, एग फ्लिप, सूप, बैरली वाटर्स, वे वाटर, सॉफ्ट डाइट, कस्टर्ड, कैरामेल कस्टर्ड, कांजी जेली, सेमी सॉलिड डाइट, खिचड़ी, मैश्ड पोटैटोज़, खीर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या अलग अलग सिचुएशन में दी जाती हैं। जैसे कि खिचड़ी बीमार को दी जाती है, पोटैटोज़, मैश्ड पोटैटो भी कई अपना जो भी डाइट वगैरह फॉलो करते हैं उस तरीके से खाते हैं। तो उस तरीके से इसमें ओवरऑल हमारी डाइट के बारे में बताया जाता है। हमारी डाइट मतलब बैलेंस डाइट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से डाइट को लेना और कैलकुलेशन के हिसाब से कि कितना लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है। उसके बाद आता है 11th चैप्टर रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। अब इस सब में अब इन सब में एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम में नर्स का क्या रोल होता है उस चीज़ के बारे में हम रीड करेंगे। जैसे कि नेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जो भी नेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं न्यूट्रिशन को लेकर, विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, IDD प्रोग्राम। और मिड डे मील के बारे में आई थिंक इंडिया के सभी लोग जानते होंगे। मिड डे मील प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं उसके हिसाब से, जैसे कि जो भी बच्चा पैदा होता है
उनके हिसाब से उनको टाइम टू टाइम उनका राशन पहुंचाया जाता है घर पे, या जो भी एक्सेट्रा होता है, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी वर्किंग टूवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशन, NIPCCD, केयर, FAO, MINE, इन सब चीज़ों के बारे में हम, इनका जो फुल फॉर्म है सब कुछ किसमें हम पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट मीन्स इसमें ओवरऑल में इन क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, और उसमें नर्सेज का रोल क्या होता है, वो चीज़ हम इसमें रीड करेंगे। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा, जो कि बायोकेमिस्ट्री है। जैसे कि आपको पता है दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं कंबाइन होकर आते हैं, इनका एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही पेपर होता है 3 इयर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे जो भी बायोकेमिस्ट्री उसके मतलब कि क्या है ये, क्या नहीं, और इसका नर्सिंग में क्या यूज़ है, क्यों हम इसे नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, यू ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ सेल। जो हमने सेल पढ़ा है उसका हम केमिस्ट्री के हिसाब से उसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, फंक्शन को, किसके, सेल को। और सेल के टाइप जैसे कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सेल ऑर्गेनाइज, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर क्या आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने सुना होगा, उसके बारे में हम रीड करेंगे। एंड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, थाई जंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री में। थाई जंक्शन कई बार आता है। साइटोस्केलेटन एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव चैनल एंड सोडियम, इन सब चीज़ के बारे में हम। एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ पीएच बफर्स के बारे में हम अच्छे से स्टडी करते हैं, क्योंकि इनके आने के चांस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या होते हैं टाइप्स इसके पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन एंड, जैसे कि मतलब हम जो भी हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम इसमें इसका बायोकेमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से उसके केमिकल रिएक्शन वगैरह कैसे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या आता है, मोनोसैचराइड्स होते हैं, डाइसैचराइड्स होते हैं, पॉलीसैचराइड्स, ओलिगोसैचराइड्स होते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, पाथवे ऑफ ग्लूकोज, जिसमें क्या होता है, साइक्लोलाइसिस होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। जो लिपिड यानी कि फैट है, उसका कंपोजिशन कैसे है, क्या होता है, मतलब क्या क्या उसके अंदर कंपोजिशन होता है, और इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके टाइप, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। देखिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, उसका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, सिंथेसिस क्या रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा, इन सब चीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। अब आते हैं फिफ्थ चैप्टर, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। अब इसमें किसका कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे हम इसमें, अमाइनो एसिड का और प्रोटीन्स का। उसके बाद आता है इसके टाइप्स पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो भी हमने वाइटामिन्स एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन में पढ़ा है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, क्या क्या मिलकर बना होता है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उसके स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, प्रॉपर्टीज, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा, सब चीज़ों के बारे में रीड करेंगे इसमें टोटल। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, इम्यूनोकेमिस्ट्री के आपने भी पढ़ा होगा, इम्यूनिटी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो इसमें हम क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इम्यूनो रिस्पॉन्स कैसे करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। या आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, आप माइक्रोबायोलॉजी में भी स्टडी करोगे, एंड इसमें इसका केमिस्ट्री पोर्शन स्टडी करोगे आप। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, कैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आप इसमें रीड करोगे। एलिजा टेस्ट के बारे में स्टडी करोगे एक्सेट्रा। चलिए आगे बात करते हैं। इस सब्जेक्ट में क्या होता है, आपका जो टोटल होता है 3 घंटे का पेपर होता है, जो इसमें इंटरनल मार्क्स आपके 25 मार्क्स के होते हैं, एंड जो एक्सटर्नल होता है आपका 75 मार्क्स का, और टोटल क्या होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। आपके 2 पेपर होते हैं 3 घंटे के अंदर। सेक्शन ए होता है न्यूट्रिशन का, सेक्शन बी होता है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो जो सेक्शन ए होता है वो 45 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी यानी बायोकेमिस्ट्री कितने 30 मार्क्स का होता है, टोटल कितना होता है 75 मार्क्स का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।